अब हम चलते हैं कश्मीर की तरफ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ और बात करेंगे कश्मीर किंगडम एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन्स के जो किंगडम थे। ज़्यादातर जो इतिहास है कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, ये हमें बड़े सारे लेजेंडरी और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल से देखने को मिलता है, और उसमें से एक प्रोमिनेंट क्रॉनिकल है जो कि सबसे वास्ट है और जो लिखी गई है कश्मीरी हिस्ट्री के ऊपर। जैसा कि हम 6 क्लास के एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं कि कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हमें सिर्फ एक सोर्स से ही पता लगता है कि कश्मीर में कुछ रूलर्स थे, क्वीन थी, किंग थे। एक तो क्रॉनिकल है, जस्ट अ मिनट, रास तरंगिनी, विच मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। इसको 12वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था संस्कृत भाषा में बाय अ कश्मीरी ब्राह्मण कॉल्ड कल्हाण। हालांकि हम कल्हाण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, दो नॉट मच इज नोन अबाउट हिम अपार्ट फ्रॉम वॉट इज रिटन इन द बुक। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, स्टोरीज के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इसके जो फादर थे चंपक, ही वॉज ही वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ हर्ष ऑफ कश्मीर। अब ये जो अर्लीस्ट हिस्टोरिकल सोर्स है, इसके अंदर 7826 वर्सेस हैं, ये आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, विच आर डिवाइडेड इंटू 8 बुक्स कॉल्ड तरंग या फिर वेव्स जिनको कहा जाता है। अर्ली 7th सेंचुरी में करकोटा डायनेस्टी एक थी, उसके जो रूलर्स थे उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश करा कश्मीर रीजन में। दिस डायनेस्टी मार्क द राइज ऑफ कश्मीर एज अ पावर इन सेंट्रल एशिया एंड नॉर्दर्न इंडिया। करकोटा डायनेस्टी 625 से लेकर 855 सी तक जो चलती है, अच्छा खासा टाइम फ्रेम है ये भी। तो इट वॉज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ पुष्यभूति किंग हर्षवर्धन। करकोटा एम्प्रर्स जो थे वो हिंदू थे और बहुत बढ़िया नकाशी के हिंदू जो टेम्पल्स हैं उन्होंने यहाँ पर बिल्ड करे अपनी कैपिटल में परिहसपुर में। दे हाउएवर ऑल्सो पेट्रोनाइज बुद्धिज्म एंड सम स्तूपास, चैत्यास एंड विहार्स दे कैन बी फाउंड इन द रूइंस ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, अभी तक आप जैनिज्म की पेट्रोनिज्म देख रहे थे थोड़े टाइम से, यहाँ पर दे पेट्रोनाइज बुद्धिज्म। करकोटा डायनेस्टी की बात करते हैं। दुर्लभ वर्धन 598 टू 634 सी, इसको हम लोग प्राण आदित्य भी कहते हैं, ठीक है, ये जे साइलेंट होता है, प्राण आदित्य। एंड ड्यूरिंग हिज रूल ह्यून सैंग विजिटेड कश्मीर। अब यहाँ से एक चीज़ पता लग सकती है, ह्यून सैंग को तो चलो आप जानते हो, लेकिन ह्यून सैंग कश्मीर गया था कि नहीं गया था, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट क्लेम करे तो हाँ उसको सही करते हैं ना, ठीक है। ललितादित्य या फिर मुक्तपीद 697 टू 733 सी, सबसे फेमस राजा था करकोटा डायनेस्टी का, और इसने अपनी पावर को एक्सपेंड करा। ही वॉज एबल टू एक्सटेंड द पावर ऑफ कश्मीर बियॉन्ड द नॉर्मल माउंटेन लिमिट्स। ललितादित्य वॉज एबल टू वैंक्विश द टर्क्स, तिब्बतन्स, भूटियास, कम्बोज एंड अदर्स। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कल्हान जो है ही हाईली एग्जैजरेटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ललितादित्य, इतना नहीं करा गया होगा। यानी कि अगर हम करकोटा डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो करकोटा डायनेस्टी कौन से रीजन के साथ एसोसिएटेड है, कश्मीर। और कश्मीरी हिस्ट्री हमें किसकी किताब से देखने को मिलती है, कल्हान की किताब से। उस किताब का नाम क्या है, रास्ता रंगीनी, ठीक है। कश्मीर के बारे में और कुछ जानने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है रेलिवेंट, बहुत अच्छा, ठीक है। ये हमने 6 क्लास से पढ़ा हुआ है कंसिस्टेंटली एनसीईआरटी से। हिज मेन सक्सेस वॉज अगेंस्ट किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। ही बिल्ड द फेमस मारतंड सन टेम्पल इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, जो कि सबसे पुराना सन टेम्पल है भारत के अंदर। एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ दैट टाइम। ही है मारतंड सन टेम्पल।
उसके बाद वज्रादित्य 734 to 741 सी, ड्यूरिंग हिज रूल अरब्स मेड फ्रीक्वेंट रेड्स अपॉन कश्मीर। यानी कि नॉर्थ वेस्ट अब सुरक्षित तो नहीं रहेगा, ये चैप्टर हमें बार बार ये इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है ना। उसके बाद जयपीर 745 to 776 सी, he was one of the most powerful of the Karkota kings who led many military expeditions. For example, इसने 3 साल लंबी एक्सपीडिशन मिलिट्री एक्सपीडिशन लॉन्च करी अगेंस्ट द ईस्टर्न कंट्रीज एंड क्लेम्ड विक्ट्रीज ओवर द 5 chieftains ऑफ गौड़ा रीजन एंड द रूलर्स ऑफ कन्नौज। अब ईस्टर्न कंट्रीज समझ रहे हो ना, मतलब ईस्टर्न रीजन्स को, ईस्टर्न किंगडम्स को बोला जा रहा है, गौड़ रीजन, कन्नौज रीजन, बंगाल, बिहार, ठीक है। जयपीत ऐसा माना जाता है that during the last years of his rule he imposed excessive taxes on the advice of Caius and treated his subjects cruelly, and it is said that he died because of a curse by Brahman. करकोटा डायनेस्टी के बाद हमें डायनेस्टी देखने को मिलती है उत्पाल डायनेस्टी, ठीक है। याद रखना अभी हम सिर्फ कश्मीरी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में यूपीएससी में कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं। हिमालयाज के कंटेक्स्ट में टेम्पल आर्किटेक्चर यूपीएससी ज़रूर पूछ चुका है, लेकिन कश्मीरी हिस्ट्री के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आया। अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हो, आपकी एज काफ़ी अच्छी रहेगी इन सब चीज़ों में। यूपीएससी जैसे जैसे अपने रेगुलर सोर्सेज को लेकर एग्जॉस्ट होता चला है, आप ऐसी चीज़ों पे ज़रूर फोकस करो जहाँ पर कल्चरल एलिमेंट, मंदिरों का एलिमेंट, रिलीजियस एलिमेंट, रूलर्स का एलिमेंट और एक्सेप्शनल एलिमेंट हो। एक्सेप्शनल एलिमेंट मतलब क्या? अगर कल्हान की हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ दिस बुक राज तरंगिनी हमारे पास नहीं होती, तो फिर हम क्यों जानते हैं कि करकोटा डायनेस्टी क्या है या उत्पाल डायनेस्टी क्या है। ये एक एक्सेप्शन है कि अगर राज तरंगी नहीं है कल्हान की, तो हमारे पूरे सिलेबस में फिर ये टेक्स्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ की आप लोग रिस्पेक्ट करो और इसको बारीकी से पढ़ो, और कल को अगर क्वेश्चन आता है तो यू विल फील एक्सट्रीमली एलाइटेड इन पेपर, ठीक है। बहुत खुशी होगी आपको। अवंती वर्मन ascended the throne of Kashmir in 855 CE, establishing the Utpal dynasty and ending the rule of Karkota dynasty। तो करकोटा डायनेस्टी के बाद कौन आता है, कौन सी डायनेस्टी आती है? उत्पाल डायनेस्टी। ये भी कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर। तो फ्रॉम 8th to 10th सेंचुरी सी, कश्मीर रीजन तो जो था इट वॉज रूल्ड बाय हिंदू उत्पाल डायनेस्टी। ये जो करकोटा डायनेस्टी वाले जो थे, ये कौन से धर्म के साथ एसोसिएटेड थे? सन टेम्पल बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, कौन से थे? करकोटा वर्स प्राइमरीली हिंदूज। देखो मैंने मार्क करा हुआ ना। मेरे इन सर्कल्स को, इन टिक्स को सीरियसली लिया करो, ठीक है। नोट्स अगर बनाने होते तो इन्हीं के बनाया करो, ये मैं कोई मजे के लिए नहीं मारता हूँ, ये मैं मतलब ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो कभी भी कुछ भी, तो ये कीवर्ड्स होते हैं कि जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैंने अपने नोट्स में कोई भी नई चीज़ ऐसे पढ़ी तो ऐसे ही इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपने नोट्स के अंदर। यही चीज़ें आपको काम में आएंगी और यही वो चीज़ें जिनसे आप गलतियाँ करोगे और इन्हीं चीज़ों को नोट्स में डालना होता है, ठीक है। तो उत्पाल डायनेस्टी, तो फ्रॉम 8 to 10 सेंचुरी सी, कश्मीर रीजन जो था इट वर रूल्ड बाय द हिंदू उत्पाल डायनेस्टी। इस किंगडम को स्टैब्लिश करा था अवंती वर्मन ने करकोटा डायनेस्टी के रूल को ख़त्म करने के बाद 855 सीई में। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मेडिवल कश्मीर, ये अधूरी रहेगी अगर हम कुछ बॉडी ऑफ पर्सन्स के बारे में मेंशन ना करें। तो एक उनमें से तांत्रिक्स, फुट सोल्जर्स, जैसे कि हम आम भाषा में इनको क्या कहते हैं वैसे? इन्फेंट्री, ठीक है। एकांक, अ बॉडी ऑफ रॉयल बॉडी गार्ड्स, एंड डमरास, लैंडेड चीफ्स, जिन्होंने काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई, जो कि इस टाइम पर कश्मीर में जो राजनीति चल रही थी, एंड एट टाइम्स दे एक्टेड एज किंग मेकर्स। जो इतिहास है इस रीजन का, ये अपने आप में भी यूनिक है इन वन एस्पेक्ट ऑफ इट्स ट्रेडिशन, नेमली लेगेसी ऑफ पावरफुल क्वींस। जैसे कि 6th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 नहीं, नॉट 6, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 7th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं आवर पास 2 की बुक्स में। मैंने जब आपको वेमेन का जो चिट्ठा बनाने को कहता हूँ, तो मैंने डिड्डा के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है ना, जिसको आम लोग बोलते थे
दीदी, ये क्वीन थी कश्मीर की, है ना। अभी देखो इनका नाम भी है यहाँ पर, और आगे चलकर ये यक्षा डायनेस्टी भी बनेगी, क्वीन डिड्डा, दीदी बोलते थे इनको, दीदी, ठीक है। तो राज तरंगिनी मेंशंस 3 women रूलर्स, नेमली यशोवटी ऑफ गोनंदा डायनेस्टी, सुगंधा ऑफ द उत्पाल डायनेस्टी, एंड डिड्डा या दीदी ऑफ यशस्कर डायनेस्टी, हु हैड द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इवेंटफुल स्टेंट। टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा था इनका, और ऊपर से एक लेडीज़ जो है यहाँ पर रूल कर रही हैं इस रीजन में, तो ये भी काफ़ी यूनिक एस्पेक्ट है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कश्मीरी हिस्ट्री को अगर आप पढ़ लेते हो, आपको कहीं और से आंसर लिखने के लिए कंटेंट नहीं मिलेगा इसका। आप कुछ भी पढ़ लो, चाहे किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप डायरेक्टली कृष्णा रेड्डी और उपेंद्र सिंह की बुक ले, उनमें भी नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पर भी नहीं, ठीक है। जितना अच्छे से यहाँ पर दे रखा है, उतना मैंने आज तक किसी सोर्स के अंदर देखा नहीं है इसको, ठीक है। क्योंकि अगर बात सिर्फ कृष्णा रेड्डी की होती, तो मैं सिर्फ कृष्णा रेड्डी की बुक पे उठा लेता फर्स्ट दिन से, कि इसमें इतना बहुत एक्सट्रीम डिटेल में गिवन है। ये सारे सोर्सेज जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि 90% इन्फॉर्मेशन अगर एक में गिवन है, तो 10% वो छोड़ भी रहा है, उस 10% को कवर करने के लिए हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, ठीक है। और वो बनती भी है करना, जिस हिसाब से यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं। इसकी शुरुआत किसने करी? अवंती वर्मन ने, है ना। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अवंती वर्मन को। ही वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पाल डायनेस्टी एंड वॉज नोन एज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। इसने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए एम्पायर को स्टेबलाइज करने के लिए एंड टू रिगेन द पावर। ही कंट्रोल द पावर्स ऑफ डमरास, रूरल एरिस्टोक्रेट्स, कॉजिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स। एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं? गांव में ऐसे लोग जो कि अपनी ज़मीन को लेकर इतने ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि हम इस गांव को एक इंडिपेंडेंट सेटअप के तौर पर एक अलग कर लेंगे किंगडम से, और यहाँ का रेवेन्यू वगैरह सब कुछ हम खुद कलेक्ट करेंगे। यार ये माइक किस बेवकूफ़ का खुल रखा है? तो ही वॉज बेनिवोलेंट एंड बिलव्ड किंग एज ही ensured the prosperity of the entire region. He was credited with taking major innovative works in the field of irrigation. For example, he took steps to prevent flood waters of Mahapadam, वूलर लेक। और वूलर लेक कहाँ पर है? कश्मीर। देखो फिर से, he took steps to prevent the flood waters of the Mahapadam लेक, वूलर लेक, फ्रॉम डैमेजिंग क्रॉप्स, ठीक है। तो उसने उसके वाटर को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी, चैनल्स वगैरह बनाकर। वूलर लेक के बारे में आप सुना तो हो गई, देखी भी होगी। इस जगह आपको देखने को मिलती है कश्मीर में, यहाँ पर, ठीक है। दिस इज वूलर। During his rule, the cities of Avantipur and Suyapur they were founded, और बड़े सारे जो हिंदू टेम्पल्स है डेडिकेटेड टू विष्णु एंड शिवा एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पर बिल्ड करे गए। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम इज द अवंतीश्वर एंड अवंती स्वामी टेम्पल। अवंतीश्वर, जो अवंती स्वामी है, और ये है अवंतीश्वर। ये तहसनेस होकर पड़ा हुआ है यहाँ पर। सेम आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, सेम रूलर के द्वारा, क्योंकि इनका निर्माण करवाया गया। शंकर वर्मन 883 to 902 CE,
ये बेटा था अवंती वर्मन का, हु लेड मिलिट्री कैंपिंग्स अगेन इनटू द पंजाब एंड गुजरात। इसके जो मिलिट्री ऑपरेशंस जो थे, मतलब जो इसने मिलिट्री एक्सपेडिशंस जो लीड करी, इट लेड टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द ट्रेजरी एंड एज अ रिजल्ट हैवी टैक्सेस वर इम्पोज ऑन द पीपल। उसको उस पैसे को रिकवर करवाने के लिए, करने के लिए, कहीं पैसा अगर लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है किसी और सोर्स से वो पैसा आना भी चाहिए। ऑल्दो ही ट्राई टू रिगेन सम ऑफ द ट्रेजरीज वेल्थ बाय फिजिकल एक्सटॉर्शन। फिजिकल एक्सटॉर्शन बेसिकली क्या होता है? देखो, एक्सटॉर्शन का मतलब ये होता है जब आपको प्रोटेक्शन मनी किसी को देनी पड़ती है। मैं आपको एक्सटॉर्शन का एक फिगर बताता हूँ। वेलकम मूवी के अंदर जो काम मजनू भाई करता है, फ़ोन लगाकर उससे मांगते हैं ना कि डॉक्टर घुंगरू 4 खोगे भेजो जल्दी से, है ना? जब फ़ोन पे वो कहता नहीं है तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ, ये होता है एक्सटॉर्शन। हिंदी में आई थिंक इसको पता नहीं क्या रंगदारी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, आई डोंट नो, ऐसे कुछ वर्ड होता है। तो एक्सटॉर्शन। अब फिजिकल एक्सटॉर्शन, फिजिकल तो टर्म गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, तो स्टेट कैसे करेगा एक्सटॉर्शन? खुद स्टेट का भट्टा बैठा हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के मतलब कगार पर है स्टेट। मैं अभी कंटेम्प्रेरी टाइम से रिलेट कर बता रहा हूँ टर्म आपको, आप अपने आप समझ जाओगे यहाँ पर फिजिकल एक्सटॉर्शन का मतलब। तो सरकार का खुद का भट्टा बैठा हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की कगार पर है देश, और सरकार दबाव और प्रेशर किसके ऊपर बना रही है? जनता के ऊपर, कि तुम इतना इतना टैक्स पे करो वरना टैक्स की चोरी के चक्कर में तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, टॉर्चर होगे तुम। हमारी तो फिर भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर तो आप जानते हो किस तरीके का रूल चलता है वहाँ पर। नो लिबर्टी, नो फ्रीडम, नो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, नो डेमोक्रेटिक राइट्स, नो फंडामेंटल राइट्स। तो उसके चलते ये जो फिजिकल एक्सटॉर्शन है, मतलब जब गवर्नमेंट प्रेशराइज करे और गवर्नमेंट दादागिरी करके आपके ऊपर प्रेशर बनाए कि इस चीज़ के ऊपर 80% आपको टैक्स देना पड़ेगा, अपनी पूरी इनकम के ऊपर 99% टैक्स देना पड़ेगा, उसको कहते हैं मतलब फिजिकल एक्सटॉर्शन। ठीक है? तो ऑल्दो ही ट्राई टू रीगेन सम ऑफ द ट्रेजरीज बाय फिजिकल एक्सटॉर्शन इन एक्ट सच एज प्लंडरिंग टेम्पल्स, द लॉसेस कुड नॉट बी रिकवर्ड। मंदिर तक के खजाने लूट डाले इसने। ठीक है? अब एक हमारी डायनेस्टी थी जहाँ से हमने डिस्कशन स्टार्ट करी, करकोटा डायनेस्टी, कश्मीर, उत्पाल डायनेस्टी, अगेन कश्मीर। जो कल्हाण की जो बुक है राजतरंगिनी, वो हमें 3 औरतों के बारे में बता रही थी, 3 औरत रूलर्स के बारे में। यशोवती ऑफ गोनंदा डायनेस्टी, सुगंधा ऑफ उत्पाल डायनेस्टी एंड डिड्डा ऑफ यशस्कर डायनेस्टी। तो अब हम बात करते हैं यशस्कर डायनेस्टी के बारे में। कहाँ पर है ये डायनेस्टी, कौन सी जगह, लोकेशन क्या है इसका, स्टेट क्या है? कश्मीर ही है। और ये इसकी झलक हमें कहाँ से देखने को मिलती है? कल्हाण की किताब राजतरंगिनी के बारे में। यानी कि करकोट डायनेस्टी, उत्पाल डायनेस्टी, यशस्कर डायनेस्टी, इन सब की झलक कहाँ देखने को मिलती है? हम कौन सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर? कश्मीर हिस्ट्री की। ठीक है? तो क्वीन डिड्डा, जिनको कॉमनली क्या बोला जाता था? दीदी। ठीक है? 958 टू 1003 सी, 1003 सी। हर करियर इज डिस्क्राइब्ड इन द 6th तरंग ऑफ राजतरंगिनी, मतलब 6th वॉल्यूम। ये बीवी थी राजा शेमा गुप्ता की, और बेटी थी समराजा ऑफ लोहार, विच ले अराउंड द पीर पंजाल रेंज ऑन अ ट्रेड रूट बिटवीन वेस्टर्न पंजाब एंड कश्मीर। और परपोती थी ऑफ भीम शाही, वन ऑफ द हिंदू शाहीज ऑफ काबुल। यानी कि इसकी पूरी एंसेस्ट्री हमें पता है। डिड्डा जो थी, शी रूल्ड फर्स्ट एज अ रीजेंट फॉर हर सन, मतलब बेटा साइड से सपोर्ट देगा, गद्दी पर माँ बैठेंगी। ठीक है? एंड वेरियस ग्रैंड सन, पोतों ने भी साथ दिया। एंड देयर आफ्टर एज द सोल रूलर इन हर ओन राइट। खुद समझ गई गेम पूरा का पूरा। In fact, Kalhan disapproved of her. According to him, her personality reflected the defects of womankind. मतलब कल्हान ये मानता है कि यहाँ पर ये गद्दी पर आकर बैठी थी, लेकिन कहता है कि औरत को इस जमाने के अंदर राज्य व्यवस्था चलाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू कल्हान, उसकी राजतरंगिनी के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, हर पर्सनैलिटी रिफ्लेक्टेड द डिफेक्ट्स ऑफ वुमेन काइंड। शी हैज डिस्क्राइब्ड हर, सॉरी, ही हैज डिस्क्राइब्ड हर एज deficient in moral character, merciless by nature, and has further explained in detail how she ruthlessly killed her son and 3 grandsons before ascending the throne.
ये तो जालिम औरत बता रहा है इसको अपने टेक्स्ट के अंदर। कल्हान के अकॉर्डिंग इसका एक दरबारी था, उसके साथ इसका अफेयर भी चलता था। यार पोते हो रखे हैं, क्या अफेयर चलाएगी वो, और अफेयर चला के कर भी क्या लेगी। और गाय, ये गाय तो नहीं, पहाड़ों में होती है भेड़ें, भेड़ बकरियों को चरवाने वाला एक पर्सन था टूना, उसके साथ भी अफेयर था। हु बिकेम हर ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट, मतलब राइट हैंड बन गया इसका। इवन प्रायर टू बिकमिंग रीजेंट, टिड्डा हैड considerable influence in state affairs, and the coins have been found in which she which appears to show both her name and that of शेम गुप्ता। और शेम गुप्ता कौन है? शेमा गुप्ता इसका पति, बीवी थी ना ये, शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग शेम गुप्ता। ठीक है। शी फाउंडेड टाउन्स ऑफ डिड्डापुर एंड कनकपुरा एंड अ टेम्पल कॉल्ड द दिद्दा स्वामी टेम्पल। बिल्ला स्वामी लिख कर आ रहा है यहाँ पर। छोटा सा कोई मंदिर होगा, फिर उसकी कोई ज़्यादा पहचान नहीं है। आफ्टर रूलिंग इनडायरेक्टली indirectly, डिड्डा प्लेस्ड संग्राम राजा, द सन ऑफ हर ब्रदर, on the throne, diverting the royal succession from the Yashashkar to her natal family, and thus started the लोहार dynasty in कश्मीर। यानी कि अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या देखने को मिलता है हमें कश्मीरी हिस्ट्री के बारे में? एक करकोटा डायनेस्टी, फिर उत्पाल डायनेस्टी, उसके बाद यशस्कर डायनेस्टी, और फिर लोहार डायनेस्टी। ठीक है। इसी डिस्कशन को आगे लेकर जाते हुए हम पढ़ते हैं हिंदू शाही डायनेस्टी को भी। कुशान एम्पायर जब डिक्लाइन होना शुरू हुआ इन द 3rd सेंचुरी टू 9th सेंचुरी सी, टर्किश सैय्यद डायनेस्टी, शाहिया डायनेस्टी, इट रूल ओवर द काबुल वैली इन द ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड गंधार, नॉर्दर्न पाकिस्तान और कश्मीर रीजन में। दे वर स्प्लिट इनटू 2 eras, द बुद्धिस्ट शाहीज एंड द लेटर हिंदू शाहीज, with the transition into Hinduism occurring around 870 CE। 9th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एक ब्राह्मण मिनिस्टर था जिसका नाम था कल्लार। किसका मिनिस्टर थे? किंग लागतुर्मन। ही ओवरथ्रू द शाहिया किंग एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी। शाहीज जो थे, दे वर रूलर्स ऑफ प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट एंड हिंदू पॉपुलेशंस, और ऐसा नहीं था कि दूसरे धर्मों के लोगों से चिढ़ते थे। देवर पैटर्न्स ऑफ न्यूमरस फेथ्स एंड वेरियस आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम द रूल। दे जो मिले हमें, वो हमें ये बताते हैं डैट दे यूज टू सपोर्ट एंड प्रीच मल्टीकल्चरलिज्म। तो हम बात करते हैं इसी की, कलार की। इसने राजा को खदेड़ फेंका था, शैया राजा को, एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी के। तो कल्लार ये ब्राह्मण मिनिस्टर था वैसे। किसका राजा? किसके, कौन से राजा का? लगतुर्मन। लगतुर्मन। तो कल्लार 5 साल का रूल था, 890 टू 895 सी। राज सरंगिनी में, ठीक है, जो कल्हान है वो हमें कलार के बारे में बताता है। कलार इज रेफर टू एज Lalia Shahi, and he was the Brahmin minister of Shahi dynasty. He was not able to maintain control over the Kabul valley for long, and around 870 CE, he was forced to move his capital from Kabul to Udbanda, modern day Ud village in Rawalpindi district, Pakistan. जब ये हार गया था by Arab ruler सरारित यकी इब्न, फिर जयपाल 964 to 1001 CE।
ये एक हीरो की तरह माना जाता है इतिहास के पन्नों में, कश्मीरी इतिहास में, फॉर हिज स्ट्रगल्स इन डिफेंडिंग हिज किंगडम फ्रॉम द टर्किश रूलर्स ऑफ गजनी। एंड अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, किंग जयपाल वॉज चैलेंज बाय द आर्मीज ऑफ सुल्तान सबुक्तिगिन in the Battle of Peshawar and later by his son Sultan Mahmud of Ghazni. सुल्तान सबुक्तिगिन, ठीक है, बैटल ऑफ पेशावर से लड़ा किया और बाद में इसको चैलेंज देखने को मिलता है सुल्तान सबुक्तिगिन के बेटे के साथ महमूद ऑफ गजनी, जिसको आप जानते हो ऑलरेडी। फिर आनंदपाल। अभी नाम देखो सिमिलर से हैं, आप ये जयपाल, आनंदपाल ये पहले भी पढ़ चुके हो। मैंने आपको क्या बताया, बस आपको पहचान में आना चाहिए कि जब जिस एम्पायर का नाम दिया जा रहा है, तो अब आप यहाँ पर इनको पाल राजा मत समझो बंगाल वाले, वो खत्म हो चुका है प्रीवियस चैप्टर में। नाम हो सकता है मिलते जुलते आपको लगे, सेम नाम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। और यूपीएससी पे ऐसा नहीं कि हवा में कोई भी नाम पटक देगा जो चार चार डायनेस्टी में सेम नाम देखने को मिल रहे हो, वो आपसे बताएगा कि इसका ये कंट्रीब्यूशन था, तो बताओ ये कौन सा राजा है यहाँ पर। अब ये वाला चैप्टर जो है ये आपको ना कल्चरल हिस्ट्री नहीं देगा, ये वाला चैप्टर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री देगा, और उसका रूट जो है वो सिर्फ यही है, दिक्कत यही है पूरी की पूरी। इसके ऊपर जो डेडिकेटेड चैप्टर जो बनाया गया है वो सिर्फ इसी वजह से, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, कि जो कुछ किंगडम्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में बाय गुज्जर प्रतिहार, है ना, राजकोटास एंड पालास, उनसे इमर्ज होकर ये सारे किंगडम्स जो हैं ये रीजनल किंगडम्स बन रहे हैं अलग अलग जगह पर। आनंदपाल जयपाल का बेटा था एंड ही वॉज एन एबल वॉरियर एंड जनरल। ही लेड मैनी बैटल्स प्रायर टू हिज एक्सटेंशन, मतलब गद्दी पर बैठने से पहले। ड्यूरिंग हिज रूल एज एन एम्परर many losses were inflicted on its kingdom by the गजनाविड। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बॉर्डर, उसकी बाउंड्री खतरे में है। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द बैटल ऑफ छाछ बिटवीन मोहम्मद गौरी की बात हो रही है यहाँ पर, महमूद गजनी की बात हो रही है, एंड आनंदपाल, बैटल ऑफ छाछ, लगभग 30,000 जो घाकर थे, दे फॉट अलोंगसाइड एज सोल्जर्स फॉर द शाही एम्परर एंड इनकर्ड ह्यूज लॉसेस फॉर द गजनाविड। They still lost the battle and suffered much financial and territorial loss. He eventually signed a treaty with Ghaznavid Empire in 1010 CE, and shortly a year later he died a peaceful death. Out of respect for his resistance against Mahmud of Ghazni, कुछ जो historians हैं they often compare him with King Porus, who bravely opposed Alexander. आनंदपाल हो गया। फिर त्रिलोचन पाल 1010 to 1022 सी। इसने अपने एम्पायर को एक्सटेंड करा बाय कॉन्करिंग द शिवालिक हिल्स विच वॉज अर्लियर द डोमेन ऑफ राय ऑफ शर्वा। इसका जो किंगडम था इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस रिवर टू अपर गैंजेस वैली। अकॉर्डिंग टू ट्रैवलर अल बिरूनी, इनिशियली त्रिलोचन पाल जो था ही वॉज ऑनरेबल इन हिज लॉयल्टी टू हिज फादर्स पीस ट्रीटी टू द गजनाविड। However, eventually he rebelled against the Sultan Mahmud Ghazni, but was later assassinated by some of his own mutinous troops in 1022 CE in an assassination, जिसको ऐसा माना जाता है कि इसको हवा दी by राय ऑफ शर्वा, इसी के द्वारा, ठीक है, who became his arch enemy due to his kingdom's expansion in the Shivalik ranges. पंजाबी कल्चर में he was romanticized as a last Punjabi ruler of पंजाब। त्रिलोचन पाल। फिर भीमपाल, he is referred by famous historian उत्बी। कैसा माना गया इसको, भीमपाल को, एज फियरलेस, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए। he is known to have personally commanded the battle of Nandan, where he is said to have seriously wounded the commander of Ghaznavid army, Muhammad bin Ibrahim. ये फाइनल शाही एम्परर था इस डायनेस्टी का, एंड द किंगडम वाज डिस्ट्रॉयड बाय महमूद ऑफ गजनी इन द बिगिनिंग ऑफ द 12th century
सी देयर रिमेनिंग आर्मी वॉज इवेंचुअली एग्जाइल्ड इन द नॉर्थर्न इंडिया, और ऐसे करके कश्मीरी हिस्ट्री समाप्त हो जाती है। ये सब कुछ कहाँ लिखा गया है? कन्हान की बुक राज तरंगिरी में। ओके, चैप्टर कंप्लीट तरीके से हमारा 50% ओवर हो गया है, कंप्लीटली 50%। बाकी की बातें हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।